अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेन पे। दोस्तों, किसी ज़माने में मुसलमानों ने 800 साल तक स्पेन में हुकूमत की। बनु उमैया ने स्पेन में मुसलमानों की बुनियाद रखी, हुकूमत की। और उसके बाद तकरीबन 800 साल हुकूमत करने के बाद खैर वो काबिज़ हो गए, सलीबी और गैर मुस्लिम उस पर चले गए। तो देखें, ये जो स्पेन कंट्री है, इसकी अहमियत अगर आप किसी माइग्रेंट से पूछें तो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो स्पेन में जाके अपना कैरियर स्टार्ट करे। क्यों? इसकी दो तीन रीज़न्स हैं। नंबर वन पे जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इटली को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद जो कंट्री आता है जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है वो स्पेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूँ कि आप डंकी लगा के या इलीगल गैर कानूनी तरीके से स्पेन में आप जाएं, बल्कि अगर आप लीगल तरीके से अगर स्पेन में जाएंगे तो आपके वहाँ पे सेटलमेंट के चांस भी अच्छे हैं और आपको जल्द आप पीआर और नेशनलिटी वगैरह तक पहुँच सकते हो। स्पेन एक वाहिद कंट्री है जो तकरीबन 3 साल के अंदर आपको पीआर वगैरह दे देता है, बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स बना देता है आपके। अगर आप यहाँ से वीज़ा लेके जाओ, वीज़ा भी आसानी से मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, उसके बाद इसी तरह फ़िनलैंड, स्वीडन। इनकी निस्बत स्पेन वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि बहुत आसानी से बहुत जल्द तरीके से आपको वीज़ा भी देता है और डॉक्यूमेंट्स भी बना के देता है। देखें, मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर पहले भी बयान किया, कंट्री आपने वो वाला चूज़ करना है जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा माना हुआ यहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट करता है। अगर मैं स्पेन की बात करूँ, स्पेन शेंजन के अंदर, यूरोप के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करने वाला बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर मैं इसी के मुकाबले में ले लूँ, स्वीडन की बात करूँ या फिर दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ, लटविया वगैरह की, एस्टोनिया की, या फिर दूसरे कंट्रीज़ की, तो वो इतना टूरिज़म को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर टूरिज़म को वो प्रमोट भी करते हैं तो उनकी कंट्री में जो टूरिस्ट आते हैं वो या तो यूरोपियन ही होते हैं, या फिर रशियन होते हैं, या फिर अमेरिकन कैनेडियंस होते हैं। एशियन बहुत कम जाते हैं। तो अगर आप उस कंट्री को चूज़ करेंगे जहाँ पे टूरिज़म के हवाले से बहुत कम लोग जाते हैं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे साल में लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, अगर उस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तुर्की की। तुर्की दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में रोज़ जाते हैं, टूरिज़म के साल में जाते हैं। टूरिज़म के हवाले से पूरी दुनिया से आते हैं, एशियन से आते हैं, यूरोप से आते हैं, रशिया से आते हैं। तो उसकी वीज़ा रेशो भी अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन उनके लिए जिनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी बनी हो, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ही ना हो, तो उनको तो फिर तुर्की क्या कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देता। इसी तरह अगर आपने अप्लाई करना है इस पेंडेमिक के बाद भी, ये कोरोना सिचुएशन के बाद भी, तो मेरी नज़र में आपने 3-4 कंट्रीज़ को अपने जहन में रखना है, जिनमें इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी को भी आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ हैं। लाइक अगर आप पुर्तगाल की तरफ, चेक रिपब्लिक की तरफ, हंगरी की तरफ, लैटविया, लिथुआनिया की तरफ जाते हो तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस है अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप कर सकते हो। ये जो कंट्रीज़ हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, ब्लैंक पासपोर्ट पे भी, वाइट पासपोर्ट के ऊपर भी आपको वीज़ा दे देता है। स्पेन की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कम है बेशक या नहीं है, बैंक स्टेटमेंट एवरेज है, और वीज़ा स्टेटस भी आपका अगर एवरेज है तो तब भी आपका काम हो जाएगा स्पेन में। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, इसी तरह इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद इसकी होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस। मैं ये दुबई से बता रहा हूँ, यही चीज़ें अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो मुझे, तो यही चीज़ें आप कर लो कि पाकिस्तान से भी लगेंगी। बस 1-2 चीज़ों का डिफरेंस आता है। होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस। इस कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से एक एनओसी लगेगा, एनओसी लेटर लगेगा, और उसके बाद
3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो फ्रेंड्स, तो वो बड़ा फ्लो में आपका चल रहा होता है निज़ाम, अगर सही बनी हुई है तो आपको वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जहाँ पे 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, मैं 6 मंथ की लगा देता हूँ। 6 मंथ की लगाने से उनको पता है यार ये प्रॉपर तरीके से इसकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, तो वीज़ा मिलने में आसानी होती है। कंपल्सरी नहीं, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और विद क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 15 से 20 हज़ार दरम आपके अकाउंट में मस्ट होना चाहिए। अगर वीज़ा लेना है तो 20,000 आपके अकाउंट में है तो ओके, अगर इससे नीचे आता है तो फिर आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री और वीज़ा प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। अगर 15,000 से नीचे जाते हो फिर मुश्किल है काम दोस्तों, दरम्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बयान किया हुआ क्या होता है कि आपने जो वीज़ा ऑफिसर होता है उससे रिक्वेस्ट करके वीज़ा के बारे में कि मुझे वीज़ा ग्रांट करके दिया जाए। उसके बाद एक ट्रैवल प्लान होता है। ट्रैवल प्लान के अंदर आपने पूरा उसको प्लान देना है कि मैंने कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करना है, और अपना जो प्लान होता है वो 7 डेज़ का रखा करें, 5 to 7 डेज़। ज़्यादा प्लान नहीं रखा करें अगर फर्स्ट टाइम आप टूर कर रहे हो। देखिए जैसे कि अभी मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं तुर्की अगर विज़िट किया, फर्स्ट टाइम का जो मैंने प्लान दिया था 5 to 6 डेज़ का या 7 डेज़ का दिया था प्लान, तो उन्होंने मुझे 9 डेज़ का वीज़ा दिया था, 8 to 9 डेज़ का वीज़ा दिया था। मैं विज़िट करके आ गया हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूँगा तो मैं 15 डेज़ का भी प्लान रख सकता हूँ। क्यों? मैं ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ, मुझे उस कंट्री का पता है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लान नहीं देना उनको, बस मुख्तसर करना। विज़िट करके आ जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करो, वीज़ा मिलने के अच्छे चांस होते हैं। अच्छा, इनका ये होता है शेंजन मोस्टली कंट्रीज़ का, जिस कंट्री में आप अप्लाई करते हो वो आपको डेट्स का वीज़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी डाल के और 1 मंथ का वीज़ा दे दें। मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपने डेट्स उनको बताई होती हैं कि मैंने 16 से 20 तक या 22 तक नेक्स्ट मंथ की ट्रैवल करना है, तो वो क्या करेंगे, आपका वीज़ा 16 से 22 का डाल देंगे और उसी दौरान वो वैलिड रहेगा, उसी दौरान ही आपको टूर करके आना होगा। मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन दुबई से कुछ लोग अप्लाई करते हैं, कुछ अबू धाबी से करते हैं। इनके कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं कि अगर आप अबू धाबी से अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, तो आपको शायद 1 मंथ की वैलिडिटी मिल जाती है या 3 मंथ्स की मिलती है, और उन डेट्स का वैलिडिटी तो मिल जाएगी, और फिर यानी कि 7 दिन आप रह सको, कुछ इस तरीके से उनका वो आगे पीछे निज़ाम होता रहता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा जिसे कहते हो कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर तो आप बिजनेसमैन हो, यहाँ पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा आपका, यहाँ पर जहाँ पे रहते हो, जिस रहाइश पे रहते हो उस वहाँ के बिल और आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता, बस ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप सबमिट करवाओ तो 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको वीज़ा लग के आता। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।